वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, और ये क्लास भी न्यू है। इट वॉज क्लास 12th और ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैसे इसके कुछ बेसिक्स हम इस क्लास में पढ़ी थी, याद है ना? हम लोगों ने इसे क्लास 6 एंड 7th में इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि हाँ, वहाँ पे नगरों का किस तरीके से विकास था तथा किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, वो आभूषण पहनते थे कि नहीं, सिक्कों का रूप मिला कि नहीं, इन सारी बातों के बारे में हमने जाना है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट प्रकार की शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पे स्थित हैं। आगे चलते हैं, आरंभ हम देखते हैं। तो इसके पहले मतलब जो विकसित हड़प्पा है ना, इसके पहले भी कई सारी संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही होंगी। हाँ, हम उसके बारे में पता तो नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उससे पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सका है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट कब मानव आया धरती पे और किस तरीके से लाइफ की स्टार्टिंग हुई। उसको लेके कई सारे लॉज हैं, बट एक कहते हैं ना, एक्यूरेट लॉ नहीं है, एजम्पशन है सब कुछ, यानी सब कुछ बस ऐसी इमेजिनेशन में है, बट एक पुख्ता सबूत के साथ हमारे पास अभी तक कोई चीज़ नहीं है। तथा इनकी संस्कृतियों से हमने कैसे जाना, मतलब क्या क्या जाना कि ये पशुपालन कैसे करते थे इत्यादि। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग भी था। आइए दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं, निर्वाह के तरीके। हड़प्पा संस्कृति जो है ना, वो कुछ ऐसे स्थानों पे पनपी जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल हैं, ये समान थे। जैसे देखिए, कोई भी कम्युनिटी एक डेवलप होती है, एक संस्कृति मान लीजिए कोई भी डेवलप होती है, अगर ये जो जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, अगर ये समाप्त हो जाता है तो फिर से अगर ऐसी कोई कम्युनिटी आएगी, ऐसी कोई संस्कृति का उदय, ऐसी किसी सभ्यता का उदय होता है, तो वो लोग भी तो कुछ हम लोग के जैसे ही होंगे ना, मतलब उन लोग के कुछ गुण तो हम लोग के जैसे ही मिलते होंगे, या शायद हो सकता है कि भोजन के तरीके हम लोगों जैसे मिल जाएं, या फिर हो सकता है कला के तरीके मिल जाएं। जैसे हम लोगों को आभूषण पसंद हैं, सोने चांदी का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं आभूषणों में, और जिस तरीके से समाज का बंटवारा है कि हाँ, गरीब लोग हैं, फिर उसके ऊपर मिडिल क्लास, फिर उसके ऊपर आते हैं हायर क्लासेस के लोग, तो शायद इनमें से कुछ चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम डिफरेंट ही कम्युनिटी बन जाए, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी एक ही, मतलब एक सभ्यता के अंत की दूसरे सभ्यता में तुरंत इतना बड़ा बदलाव आना, ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। कहा जाता है ना कि प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, उन्हें समय चाहिए होता है, वो टाइम टेकन होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी इमेजिन किया गया है कि इसके पहले की जो पद्धतियाँ रही होंगी वो भी कहीं ना कहीं आज की पद्धतियों की तरह ही रही होंगी, तभी हमें जो अवशेष मिले हमने उन्हें अपने तर्क वितर्क, अपनी बुद्धि और अपनी सोच समझ के अनुसार समझा है। जैसे आपने एक डायग्राम देखा होगा 6th क्लास की, अगर आपने NCERT पढ़ी है तो, एक बीच में गड्ढा था, उसके चारों सीढ़ियाँ लगी थी, तो हमने उसे क्या कहा था कि उस पर बात होता होगा, जैसे छठ पूजा होती है ना, तो क्या करते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो हमने इमेजिन किया कि वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता होगा, या फिर लोग वहाँ पे बैठ के पंचायत इत्यादि की बातें करते होंगे। ये चीज़ें हमने अपने हिसाब से इमेजिन की है ना, हम उसको लेके श्योर नहीं हैं, बट हाँ, हमने इमेजिन की हैं क्योंकि उसी सभ्यता के बाद हमारा विकास हुआ है, तो जो चीज़ें कहीं ना कहीं हम में कॉमन है वो शायद उनमें भी कॉमन रही होंगी। इसी एक लॉ आप कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे हमने स्टडी किया है।
आगे चलते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, परंतु वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना थोड़ा सा कठिन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें दाने तो या बीज, ये सारी चीज़ें तो हमें मिल गई होंगी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बाजरा होता होगा, यहाँ पे चावल उगाए जाते होंगे एक्सेट्रा, लेकिन उनको उगाने की तकनीक कैसी रही होगी हमको इसके बारे में नहीं पता है। जैसे गुलाब है, मान लीजिए रोज़, तो बारिश के मौसम में आप उसे कैसे उगाते हैं? अगर आप उसकी कलमी करके उगाएंगे तो वो काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है, स्पेशली इन मानसून सीजन्स। ठीक है, अब मानसून आने ही वाले हैं, तो इस सीज़न में काफ़ी आसानी से वो ग्रो कर जाता है वो प्लांट। तो हम इस तरीके से उगाते हैं। मे बी शायद वो लोग कोई और तरीका अपनाते होंगे और शायद उनके तरीके से काफ़ी ज़्यादा जल्दी उगता होगा और उसमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होती होगी। तो हम इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हैं कि उनकी टेक्निक्स क्या थी, वो कौन से टेक्टिक्स का यूज़ करते थे जिससे वो प्लांट को ग्रो करते थे। हाँ, एक जैसे प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन तरीके तो डिफरेंट ही होंगे ना। आगे चलते हैं। तथा खेत जोतने के लिए वो किस तरीके से प्रयोग करते थे, किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। जैसे हमें मिट्टी के हल इत्यादि मिलते हैं, तो अब उनमें कितना ज़्यादा बल की आवश्यकता होती होगी ना। हमें हल चाहिए होता है तो मिट्टी का थोड़ी यूज़ करते हैं, लोहे का, लकड़ी का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन मिट्टी का तो उसमें कितना बल की आवश्यकता होती होगी, और ये लोग स्पेशली कौन सी मिट्टियाँ यूज़ किए होंगे ना ताकि वो चल सके। और इसमें एक दूसरे को समकोण पर काटते काटते अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। इससे हमें ये भी पता चला है पुरातत्व ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। यानी हमें कई सारे हथियार भी मिले हैं, हमने उनमें से इमेजिन किया है कि हाँ शायद इसका उपयोग एग्रीकल्चर में होता होगा, बट हम श्योर नहीं है। मे बी शायद उसका उपयोग ये लोग किसी और कार्य हेतु करते हों, दुश्मनों से सुरक्षा हो गई, और भी कई सारे कार्य हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफ़गानिस्तान में शौतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा हमें नहीं मिला है। तथा प्राचीन नहरें बहुत पहले ही भर गई थी। ऐसा हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता होगा। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। तो आइए जानते हैं कि एक केंद्र है मोहनजोदड़ो की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरीके से विकास हुआ होगा। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर भी नाम दिया गया था। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यहाँ की संरचनाएं, चबूतरे इत्यादि बने हुए थे, तथा निचला शहर जो होता था वो दीवार से घेरा गया था और कई ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए थे जो कि नींव का कार्य करते थे। और चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था और कई सारी बस्तियों का नियोजन किया गया था। और ये लोग क्या करते थे कि ईंटों को धूप में सुखाकर फिर भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी और उन ईंटों का ये उपयोग करते थे। नालों का निर्माण, वैसे हमने 6 में भी पढ़ा था कि इन्होंने जल निकास प्रणाली जो था ना काफ़ी ज़्यादा नियोजित और ध्यानपूर्वक तरीके से बनाई थी। तो ये एक जो प्रणाली थी, ये जो सिस्टम था इनका, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा विकसित था और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखता था कि हाँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होकर इस चीज़ को बनाया है। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनमें आंगन और चारों ओर कमरे इत्यादि बने हुए थे और भोजन के लिए अलग रूम इत्यादि पाया गया है। आगे चलते हैं। दुर्ग हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष हैं। ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने थे जो कि नष्ट हो चुके हैं और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। मतलब कुछ चीज़ें हमें टूटी फूटी भी मिली हैं। अब हमें एक सभ्यता मिली है जिसका विनाश हो गया था, तो अब वैसी की वैसी चीज़ें तो हमें मिलेंगी नहीं।
तो हमें एज़म करने में थोड़ी और दिक्कत भी होगी। शवाधान, वैसे शवाधान किस तरीके से होता है इससे भी हमने पढ़ा था कि इसमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती थी कि जो गरीब लोग होते थे, जैसे ये लोग क्या करते थे ना, जब लोगों को दफनाते थे तो उनके साथ कपड़े हो गए, आभूषणें हो गई और उनकी प्रिय चीज़ें, वस्तुएं भी रखा करते थे। तो अब गरीब है तो उसके पास वस्तुएं कम होंगी, अमीर है तो उसके पास आभूषण भी ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ें ये रखते होंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो ये मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को नहीं, विलासिता की वस्तुओं की खोज, यानी कि ना इसका अर्थ है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा आर्ट पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। जैसे मिट्टी की सुइयाँ, झावा इत्यादि अलग अलग चीज़ें बनाते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन करके इन्हें बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और काफ़ी कीमती चीज़ों का इन्हें शौक़ था। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, चहुंदड़ों को चिन्हित, आगे पढ़ते हैं इसमें, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खेड़ी पदार्थ, तांबा, कांसा तथा सोना इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करके मनके बनाते थे। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को जोड़ के भी बनाए जाते थे और ये डिफरेंट आकार के होते थे, जैसे गोलाकार, ढोलाकार, कुछ खंडित भी होते थे तथा चित्रकारी काफ़ी ज़्यादा इसमें विकसित पाई गई है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरावित्त सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट। इसका अर्थ है कि ये लोग चीज़ों को वेस्ट नहीं करते थे। अगर कोई चीज़ इन्होंने बनाई मान लीजिए तो उसके जो छोटे टुकड़े बच जाते थे, जैसे कांसे के बर्तन बनाए तो उन छोटे टुकड़ों को ही फेंकते नहीं थे, उनका उपयोग छोटी चीज़ें बनाने में कर दिया जाता था, यानी उसका एक अच्छे से यूज़ किया जाता था। तथा माल प्राप्त करने हेतु कई सारी नीतियाँ भी थीं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला सामान इसके लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे बालंकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित थीं। सुदूर अफगानिस्तान में शौतुघेई, जो अनंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर का एक अच्छा स्रोत था। सेल खेड़ी और धातु राजस्थान के निकट पे प्राप्त था, यानी अलग अलग जगहों से चीज़ों को एकत्रित करते थे, इन्हें इन चीज़ों की जानकारियाँ होती थीं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, हाल ही में खोजें इंगित करती हैं कि तांबा जो है वो संभवतः इनके स्थान पे नहीं पाया जाता था। तो जो तांबा इत्यादि इनके स्थान पे नहीं पाया जाता था तो ये दूसरे स्थानों से मंगाते थे, और जब हम किसी चीज़ को दूसरे स्थानों से मंगाएंगे तो उसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हम वहाँ तक जाएंगे, पहचान बनाएंगे, इतने संबंध तो स्थापित करेंगे कि वो लोग हमें दे दें, यानी उनसे दुश्मनी ना हो, हमारी दोस्ती हो। तो ये इन चीज़ों पर भी काफ़ी फोकस्ड रहते थे। मोहरें, लिपि तथा बाट, मोहरों का काफ़ी इन लोगों को मतलब देखने को हमें मिला है कि दीवारों पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते थे चीज़ों को, तथा गीली मिट्टी जमा करके एक से अधिक मोहरों को दबाया गया है, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप इत्यादि भी पड़ गई है। इसका अर्थ यह था कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ये लोग मुद्राओं का इन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, मोहरों का, और ये इनका उपयोग करते थे। मे बी ये ट्रेड में उपयोग होता होगा। और दीवारों में आकृतियाँ बनाने हेतु एक रहस्यमय लिपि भी मिली है, जिसको पढ़ने में असमर्थ हैं हम लोग और आज तक कोई उसे पढ़ भी नहीं सका है, लेकिन प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक प्राप्त होती है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। आगे चलते हैं। बाट, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे और इनके जो निचला मानदंड होता था ये द्वाधारी होता था। प्राचीन सत्ता, प्रसाद तथा शासक, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण में मतलब हमें उतना इस पर बेसिक्स पे नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ इत्यादि मिली हैं, जिससे पता चलता है कि जो पुरोहित राजाओं में परिचित थे और ये सारी चीज़ें मतलब राजा की प्रधानता थी और ये अनुष्ठानों का काफ़ी ज़्यादा
निष्पादन करते थे और वहीं पे शायद राजनीतिक कार्य भी होते होंगे, जैसे कि पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें हैं ना अभी के टाइम पे। तो वैसे ही वहाँ पे लोग एक जगह पे पंचायतों में होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। सभ्यता का अंत, ऐसे साक्ष्य मिले हैं 1800 ईसा पूर्व में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। साथ ही गुजरात, हरियाणा इत्यादि जगहों पर आबादी बढ़ने लगी। तो लगता है 1900 के बाद भी ये कुछ स्थान अस्तित्व में रहे होंगे, लेकिन भौतिक बदलावों के कारण धीरे धीरे इनकी समाप्ति हो गई होगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो इसकी खोज किसने की होगी? जब शहर नष्ट, धीरे धीरे उनके विषयों में सब कुछ भूल गए और बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अभी तक जीवित ही होंगे। कनिंघम का भ्रम, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं सदी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे तथा उसके बाद कालों से संबंधित पुरातत्व में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इन्हें। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्हें 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया तथा प्रलेखन इत्यादि का अनुवाद किया और धीरे धीरे इन्होंने उन संस्कृतियों को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। हड़प्पा जैसे स्थान यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। ये तो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अवशेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक मुहर भी दी थी। उन्होंने मुहर पे ध्यान तो दिया, लेकिन उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे और उनकी सुनिश्चित धारणा के चलते बात नहीं है कि वह हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में कहीं ना कहीं चूक गई। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, राम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाले, जो निश्चित रूप से कहीं लगा हमें कि हाँ ये प्राचीन है। फिर हमने और खोज स्टार्ट की और धीरे धीरे उनके बारे में हमें और जानकारियाँ मिलती रहीं। आगे चलते हैं। व्याख्या की समस्याएं, व्याख्या की समस्याएं कहाँ आई होंगी? देखिए, जैसे कुछ चीज़ें हमें मिली थी, जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ें एकदम वैसे की वैसे ही तो नहीं रखी होंगी ना, टूट गई थी कुछ चीज़ें। तो टूटी हुई चीज़ों की व्याख्या में हमने सिर्फ इमेजिनेशन की ना। जैसे हमें एक मिला था कि एक बीच में गड्ढा है और चारों ओर उसकी सीढ़ियाँ हैं, तो हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ यहाँ पे ही पंचायत होती होगी, या फिर मान लीजिए शायद वहाँ पे पंचायत नहीं, वहाँ पे छठ पूजा होती हो, किसी दिन पानी भरा जाता होगा और सीढ़ी पे स्त्रियाँ आके पूजा करती होंगी और फिर सारे लोग चले जाते होंगे। मे भी ऐसा होता हो, ये भी एक एजम्पशन ही है, हम भी श्योर नहीं हैं। तो बिल्कुल यही कुछ दिक्कतें आई थी। ये टेबल्स आप देख रहे हैं, इनमें प्रमुख कालखंड दिए गए हैं, ये आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि कोई क्यूरी है या कोई टॉपिक छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।